अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आज आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन बड़ी डिफरेंट है और स्क्रीन के साथ साथ एक और हमारी होस्ट बैठी हुई हैं। तो आपको तो मालूम है कि हम प्रोग्राम करते थे 10 बजे से 11 बजे। अब ये जो होस्ट हैं ये कौन है? ये हमारी बड़ी प्यारी साथी एंकर हैं अफशीन कुरैशी। अफशीन कैसी हैं आप? और व्यूअर्स को भी जरा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और एक नई सुबह के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ, अफशीन कुरैशी। और वैसे तो मैं न्यूज़ भी पढ़ती हूँ, लेकिन ये कि आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग शो में हूँ। बिलाल मेरे को होस्ट हैं और हम दोनों ये मॉर्निंग शो लेके चलेंगे। तो बिलाल, अब पहले 1 घंटे का मॉर्निंग शो होता था, अब 2 घंटे का हो गया। 2 घंटे पे चलेगा। तो हम ये 2 घंटे को किस तरह से डिवाइड करेंगे, अपने नाजरीन को किस तरह से इंगेज करेंगे, किस तरह से एंटरटेन करेंगे, किस तरह से इन्फॉर्म करेंगे, तो ये 2 घंटे किस तरह हम डिवाइड करने जा रहे हैं, ये सारे सेगमेंट्स हम बताएंगे जिस तरह से डिजाइन किया गया है। पहले बड़ी पुरजोर फरमाइश थी इस मॉर्निंग शो के लिए कि आप 1 घंटे नहीं 2 घंटे पर ले जाएं इसको मॉर्निंग शो को। तो अब हम 2 घंटे पर तो ले गए, लेकिन अब आपकी जिंदगी थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले आप न्यूज पढ़ती थी, अब आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठने के बाद फिर रेडी होना पड़ेगा, रेडी होने के बाद कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा मसला पता है क्या आता है? सबसे बड़ा मसला ये आता है कि रात को पूछना पड़ता है एंकर को, आप क्या पहन रही हैं। पहले तो आपके जो होस्ट हैं बिलाल साहब, वो कुछ भी पहनकर बैठ जाया करते थे। अब कोऑर्डिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन होता है कि आप कौन सा कलर पहन रही है। मैंने इनको जब नेवी ब्लू का बताया तो उन्होंने कहा मतलब ठीक है मैं टाई, मैं इतना ही सोच रही थी, लेकिन माशाल्लाह जब इनको सुबह देखा तो ये पूरा इनका टायर ही ब्लू था। और बल्कि हमारे साथ एक न्यूज एंकर भी आज मौजूद है, वो भी ब्लू। तो पूरा ऑफिस ब्लू हो रहा है, तो ब्लू डे। और एक आज खास डे भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब जरा फॉर्मेट में आप लोगों को बता देता हूँ कि 2 घंटे हम क्या करने जा रहे हैं। जो जितनी भी मुल्क में टॉप स्टोरीज हुआ करेंगी, जो हैपनिंग्स हुआ करेंगी रात भर तक और सुबह सवेरे तक, तो उसको सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा। उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम जो भी एक खास टॉपिक रखा होगा फिर उसको ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। और बीच बीच के अंदर हमने कोशिश ये की है कि मुल्क भर से जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके साथ कुछ रिपोर्ट्स को शेयर करें। कुछ फनी चीजें भी होंगी जो दिन भर हो रही होंगी, एनालिस्ट भी, ये सब लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे और इन सब से हम सवालात भी करेंगे और उनकी जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वो आप लोगों को पहुंचाएंगे, उसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे शो में। बिल्कुल। और जो आज की टॉप स्टोरीज हैं उस पर भी जरा सी नजर डालते हैं, क्योंकि टॉप स्टोरीज अब तक हमने ये देखा कि कल तक जो डेवलपमेंट हुई और आज सुबह तक बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। तो अफशीन, मैं चाहूंगा कि टॉप स्टोरी से आगाज करते हैं और आप इसको टेकअप करें टॉप स्टोरी। ठीक है, सबसे पहले हमारे शो में जो टॉप स्टोरी है वो पाक भारत कशीदगी के हवाले से है। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी भी सरगर्म हो गई है। सऊदी वजारत खारजा ने कशीदगी से गुरेज करने, तनाज़ात सिफारती सतह पर हल करने का मशवरा दिया है। कुवैत का कहना है कि दोनों मुल्क तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें, दामन थामे, कशीदगी से बचने की कोशिश करें। कशीदगी में कमी के लिए ईरान की जानिब से सालिसी की पेशकश की है, मीडिएट करेगा ईरान। और तुर्किया जो है, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान कह चुके हैं कि उनका मुल्क पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इरादा करता है। और चीन का कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। ठीक है जी। और साथ साथ DGI-SPR की अगर बात करें तो DGI-SPR कल आए हैं और DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने यह भी कहा कि भारतीय हमले की सूरत में जो जवाबी कार्रवाई के तमाम इंतजामात है ना वो मुकम्मल कर लिए गए। अब ये भी कहा गया कि सूरत हाल को हम देख रहे हैं और हमारा रिस्पॉन्स और रद्द अमल तैयार है। और साथ साथ ये भी कहते नजर आए कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के मुताबिक हमारे पास ऑप्शंस तो मौजूद हैं, लेकिन हम हर सूरत पाकिस्तान का दिफा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमले की सूरत में हम भारत को फजा से जमीन तक हर मुहाज पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। जबकि हमला कहां होगा ये भारत का इंतखाब है, आगे कहां जाना है ये हम बताएंगे। नायब वजीर आजम भी साथ मौजूद थे। इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो DGI-SPR ने पहलगाम हमले में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करते हुए तकनीकी नुकात की निशानदेही दी है और यह भी बताया कि वाकये के बाद जितनी तेजी से इल्जाम लगा है और इकदाम हुए हैं उससे सब आया हो चुका है। जबकि उन्होंने सवाल किया कि पहलगाम वाकये के बाद ऐसा कैसे मुमकिन है कि कम से कम 30 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय हो जाए। और जाकर ये भी जो है वो चीजें सामने आई कि FIR दर्ज की जाए फौरन। फिर ये भी कहा कि पुलिस जो है वो वापस वकुआ पर आ जाए। ये तमाम चीजें हैपनिंग कैसे होती रही। FIR का मुताला करें तो अंदाजा होगा कि भारत ने 10 मिनट के अंदर ही वाकये और मुल्जिमान के जो मुतालिक है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया, जो कि इस बात की अक्कासी करता है कि
ये सब कुछ एक मंसूबाबंदी, एक प्री प्लान्ड साजिश नजर आती है। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने यह भी कहा साथ साथ कि इस वाक़े के जरिए मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है, जबकि तासुर देने की यह कोशिश की गई है कि मुसलमानों को छोड़कर सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल। अब हम अपनी तीसरी टॉप स्टोरी पर आएंगे। आपको बताते चलें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। वजीर आजम ने मार्को रूबियो को जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर अपने नुक्ते नजर से आगाह किया। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार का जिक्र करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से जायद जानों की कुर्बानी दी है, जबकि पाकिस्तान को मौशी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार दिया है। कहा है कि भारत की इश्तियाल अंगेजी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जारी कोशिशों से तवज्जो हटाने के काम कर रही है। वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया है और पहलगाम वाक़े पर हक़ाइक़ सामने लाने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा अदा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीका पर जोर दिया है कि वो भारत पर दबाव डाले कि इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे। मार्को रूबियो ने जनूबी एशिया में अमन के लिए दोनों फरीकों के मिलकर काम जारी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया है, जबकि शहबाज शरीफ का कहना है कि इंतहाई अफसोसनाक है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का इंतखाब किया। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहिदे में एक तरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं है। वजीर आजम का मजीद कहना था कि जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही खित्ते की पायदार अमन और यकीनी बनाने का रास्ता है। ठीक है, वफाकी हुकूमत की भी बात कर लेते हैं कि वफाकी हुकूमत ने अवाम को थोड़ा सा जरा सा रिलीफ दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है, जबकि वजारत खजाना ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी खुद से जारी किया है। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कमी के बाद 254.63 रुपए से कम होकर 252.63 रुपए फी लीटर हो चुकी है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत 258.64 रुपए लीटर से कम करके 256.64 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक ये बात सामने आई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज तक रहेगा। जी, अब अगली टॉप स्टोरी की तरफ हम जाएंगे जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली शिकस्त का सामना है। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 88 रन के बड़े मार्जिन से मात दे दी है। लाहौर में खेले गए इवेंट के 19वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 210 रन के ताकुब में 121 रन पर ढेर हो गई। यूनाइटेड की जानिब से आंदे हाउस 41 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। सलमान आगा 36 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। कलंदर्स की जानिब से हारिस रऊफ ने 4, सिकंदर रजा ने 3, शाहीन शाह अफरीदी, आसिफ आफरीदी और टॉम क्रन ने एक विकेट हासिल की है। इससे कबल लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 209 रन स्कोर किए हैं। कलंदर्स की जानिब से फखर जमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि सिकंदर रजा ने 39 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली है। डैरिल मिशेल 28, मोहम्मद नईम 25, अब्दुल्ला शफीक ने 22 रन बनाए हैं। सैम बिलिंग 17 गेंदों पर 38 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे। यूनाइटेड की जानिब से इमाद वसीम और जैसन होल्डर ने 2-2 और बेन टोर्शिस ने एक खिलाड़ी को आउट किया है। बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर सिकंदर रजा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया है। जी, और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग 10 के 19वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बॉलिंग करते हुए लाहौर कलंदर के जो फास्ट बॉलर हैं शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने T20 क्रिकेट में अहम संग मील अबूर किया है, जबकि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों ने T20 क्रिकेट में अपनी 300 विकेटें मुकम्मल भी की हैं। शाहीन अफरीदी ने करियर के आगाज में 216वें और हारिस रऊफ ने 228वें मैच में 300 विकेटें हासिल की हैं। शाहीन अफरीदी T20 क्रिकेट में 300 विकेटें मुकम्मल करने वाले तेज तरीन पाकिस्तानी बॉलर भी बन चुके हैं, जबकि शाहीन अफरीदी ने 216 मैचेस में यह कारनामा सरअंजाम दिया, जबकि 228 मैचेस में 300 विकेटें मुकम्मल करके हारिस रऊफ दूसरे तेज तरीन पाकिस्तानी बॉलर भी बने हैं। इससे कबल मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के पास मुश्तरका तौर पर यह एजाज था, जबकि वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर ने 256 इनिंग्स में यह संग मील अबूर किया था।
और अब कुछ बात कर लें मौसम की, तो जैसा आप देख रहे हैं गर्मी बहुत है। महकमा मौसमियात ने सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी हीट वेव और दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक जायद रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 76% है और समंदरी हवाएं 9 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। दूसरी जानिब लाहौर, पेशावर, सरगोधा और मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या जायद रहने का इम्कान है, जबकि सखर, नवाबशाह, मिठी, सिब्बी और तुर्बत में 45 डिग्री या जायद रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जी, ये थी अब तक की टॉप स्टोरीज। और जरा सा डिस्कशन की तरफ भी अगर हम जाएं तो आपको अफीन मालूम है कि ये जंग की जो सूरत हाल है बड़ी कशीदा सूरत हाल है, लेकिन अभी तक कल हमने देखा DGI-SPR के कमेंट्स पे नायब वजीर आजम के कमेंट जो स्टेटमेंट सामने आए वो बड़े काबिल गौर थे। उसके साथ साथ एक चीज और है, जरा हम डिस्कस करेंगे, कुछ हम एक्सपर्ट्स को भी लेंगे साथ साथ, लेकिन इस जंग के साथ साथ एक मीम्स की भी जंग पूरी छिड़ गई है। किसी ने कह दिया कि भाई वो जंग जो है वो गर्मी बहुत ज्यादा है तो जंग रात में रख लेना, दिन में बहुत गर्मी होती है। किसी ने कह दिया कराची से अगर कराची आना है तो वो यूनिवर्सिटी रोड पर नहीं जाना, वहां फंस जाएंगे। किसी ने कहा भाई शाम 6 बजे से पहले पहले जंग रखना क्योंकि अम्मी डांटती हैं, अम्मी घर पे बुला लेती हैं। कोई कह रहे हैं पानी तो दो, आंखों में साबुन चलाइए। तो ये कौम बड़ी जबरदस्त कौम है ना। दुनिया कह रही है कि जंग के अंदर जितनी नेशंस होती हैं वो डर जाती हैं, वो सहम के बैठ जाती हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम खुद से खैर मकदम कर रही है कि आओ, और आने के बाद फिर पता चल जाता है आपको। मैंने तो कल भी कहा था ये कि चाय की बड़ी तलब है भारतीयों को ना, बिल्कुल चाय पीने के लिए आ रहे हैं तो चाय हर जगह तैयार है। हमारी भी चाय थोड़ी देर में आती होगी, पे चढ़ा दी है, बस आप आए और आपको ताजा ताजा चाय मिल जाएगी। अच्छा, एक आंटी यूके के अंदर बैठी है, वो इंडियन थी, वो कह रही है कि हमने पानी रोक लिया, पानी की बोतल है, आप चाय कैसे बनाओगे? तो बेवकूफ आंटी को बता दें कि हम दूध पत्ती बनाते हैं, दूध पत्ती पीने पे यकीन रखते हैं, तो चाय तैयार है। अब देखना ये कि भारतीय किस तरह से जो है वो आते हैं। और अच्छा, इनकी एक पूरी हिस्ट्री है। ट्रोलिंग करते हैं, हमने देखा कि शेखर धवन ने शाहिद अफरीदी को जो है वो ट्रोल किया और शाहिद अफरीदी वहां पे वो वर्दी पहनकर बॉर्डर पे गए। अच्छा, इंडियंस की जानिब से ना बॉर्डर पे कोई शख्स नहीं आया, वो भाग गए, वॉकआउट कर गए, चीजें सामने आई। तो शेखर धवन ने एक चीज कर दी कि आप ये सारी चीजें छोड़ें। शाहिद अफरीदी साहब ने ये कह दिया कि आए सब छोड़ें, जंग वगैरह छोड़ें, आपको अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। उसके ऊपर वो बड़ी उनकी मुगल्लिज़ात और बड़ी चीजें निकल के सामने आई, तो फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है इंडियंस की ना। मुझे बहुत हैरत होती है और बहुत अफसोस भी है इंडिया के तर्ज अमल पर। पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमारी तरफ से हमेशा एक वार्म वेलकम रहा। कभी हम ट्रेन सर्विस का आगाज करें तो कभी हम क्रिकेट मैच में हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करें, लेकिन वहाँ से बस सिर्फ एक नफरत और बोझ की सियासत देखी गई है। बहुत हैरत होती है, जबकि पाकिस्तानी देखें हर चीज़ को बहुत लाइटर मोड में लेते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को भी किसी ने इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया है। जो हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स हैं वो सब भी आके मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि भारत को कि जंग कोई सोल्यूशन नहीं है और जो निगोसिएशन है, जो टेबल टॉक है, जो मुज़ाकरात हैं, वो ही आप उसको मद्देनजर रखें। अच्छा, कल भी हमें ये पता चला कि LOC के ऊपर बड़ी फायरिंग हो रही है और कुछ 4 से 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हैवी फायरिंग का बड़ा तबादला किया जा रहा है। तो कुछ गिरदोनवा के जो गांव होते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर से लगे होते हैं, उनको फिर खाली कराया जाता है, उनको फिर एक कदम पीछे रखा जाता है क्योंकि उनकी जानों का भी बड़ी उनकी हिफाजत करना भी जिम्मेदारी होती है स्टेट की। लेकिन हम ये देख रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बीच में कूद गई। सऊदी अरब ने सालिसी का किरदार अदा करने की शुरुआत कर दी है। फिर अमेरिका की तरफ से हम देख रहे हैं कि हमारे वजीर आजम के जो टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं, तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि इस चीज को जरा सा कूल डाउन किया जाए। उन्होंने कहा है कि हम नजर रखे हुए हैं हालात पर, तो कोई मिस एडवेंचर करने से भारत बाज रहे। अच्छा, भारत के लिए एक चीज बड़ी मजे का खेज सामने आई बात, लाफ्टर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो सामने आ गया कि आपने एक फॉल्स फ्लैग जो है वो कर दिया। आपने बात तो कर दी, पहलगाम अटैक किया, आपने चीजें कर दी, लेकिन हाईली सिक्योर्ड एरिया, उसके अंदर ऐसी दहशतगर्दाना, हम उसकी मजम्मत करते हैं जो भी दहशतगर्दी का एक्ट हुआ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप मजम्मत करने के बाद एकदम से उठा के मलबा डाल देते हैं पड़ोसी मुल्क
डाल दिया जाता है ना ये हमेशा, और उसकी कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, देखना चाहिए कि जब कोई किसी दूसरे पर मलबा डाल रहा है अपनी नेबरिंग कंट्री पर, तो मसला असल में उस कंट्री के साथ क्या है जो दूसरे पे इल्जाम लगाना चाह रहा है। एक बात है कि देखना है कि क्यों है इतना तनाव, क्या हो रहा है, कहीं चुनाव तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में इलेक्शंस करीब हैं तो उसके लिए अपना एक वोट बैंक बनाने के लिए, अपने अवाम को खुश करने के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन भी चलता रहेगा और हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे टीम का हिस्सा हैं, तज्जियाकार हैं, इरफान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन भी हैं हमारे चैनल के। इरफान भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपको जो है वो हो सकता है कि हम रोजाना ये एक दिन छोड़कर इसके ऊपर बात करें, क्योंकि अभी ये मामला चल रहा है। इस वक्त करंट अपडेट क्या है पाकिस्तान इंडिया की? हमने सारी चीजों देखा, बड़ी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हो रहा है यहाँ पर कि वजीर आजम के राब्ते इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हो रहे हैं, फिर इंडियन गवर्नमेंट फॉल्स फ्लैग की तरफ बार बार जा रही है। आप कैसे देखते हैं तमाम चीजों को? बिलाल, बहुत शुक्रिया। तो आपने मुझे बता दिया उसके लिए फैक्ट। दूसरा ये कि ये तो पहली दफा नहीं हुआ, ये भारत की गिदड़ भपकियां जिसे हम कहते हैं ना, तो ये भारत का वतीरा रहा है माजी में। अगर हम 47 से देखें अब तक, तो जितने भी इस किस्म की कुछ भी भारत के अंदर हो, इवन के वो पंजाबी की एक मिसाल है ना, एक जमाने में पाकिस्तान में लोग कहा करते थे कि जेड़ा कुछ होता है अमरीका ही करांदा है। हाँ। तो उस तरह का कुछ चल रहा है कि भारत के अंदर लोगों को ये बताया गया है कि आपके भारत के अंदर कुछ भी हो तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। अब पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इंसानियत सोज वाकया है, वो तकलीफ से है, वो हर किसी के लिए, हर कोई उसकी मजम्मत कर रहा है। इवन के वजीर आजम ने कहा, कल नायब वजीर आजम इसाक डार साहब ने कहा, वो सारा कुछ है, लेकिन उसके अगेंस्ट भारत का जो प्रोपेगेंडा है, जाहिर है वो रिवायती है। और 2004 से लेकर अब तक आप देख लें तो मोदी सरकार जब से इक़्तिदार में आई है और जब से ये एक सूबे तक महसूस थे, एक स्टेट तक उनके फिर ये उसमें विफाक में आए, इनका वतीरा ये है कि तरीक़ाकार ये होता है कि जैसे इलेक्शन आने लगते हैं तो अपने लोग हिंदुत्व, एक जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है उसको बढ़ाने के लिए, उससे वोट लेने के लिए तरीकाकार होता है कि पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाए, पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए, और ये उसी मुहिम का हिस्सा है। पाकिस्तान और भारत में इस वक्त फर्क क्या है? दोनों इस स्टेज पे अगर मौजूद है, जंग के दहाने पे खड़े हैं जैसे कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर चाहे ओपोजिशन हो, चाहे सख्त इख्तिलाफ करने वाले हो हुकूमत की पॉलिसियों से, पूरा पाकिस्तान एक पेज पे नजर आ रहा है। पूरा पाकिस्तान आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो सीसा फलाई दीवार बन जाएगा कि दुश्मन अगर कुछ भी उसने करने की कोशिश की, भारत के अंदर सिवाय उनकी अपनी जमात के उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, एक चीज और मैं जरा से यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, इस पर भी जरा बताइएगा कि हाउ डू यू सी दिस थिंग, कि इस वक्त हमने देखा कि एक एंकर हैं इंडियन टीवी के चैनल के, न्यूज चैनल के, और वो कश्मीर जाते हैं और वो कश्मीरियों से सवाल करते हैं कि पाकिस्तान के साथ कैसे बदला लेना चाहिए, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए। वहां पर नॉट इवन ए सिंगल कश्मीरी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, वो ये बार बार कहते रहे कि भाई पहले आप अपना तो मुआसरा कर लें, आप अपने तो चीजें दुरुस्त कर लें, अपने गिरेबान में तो झांक लें। तो क्या ये फोर्सफुली इस चीज को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है? इस चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट कर दिया गया है क्या? असल तो उनके अवाम को ये बताया गया है ना कि मैं जैसा कि इब्तदाई में कहा कि जो कुछ कराता है वो पाकिस्तान कराता है। आप देखें कि ये मुमकिन है कि 7 लाख जहां फौज हो, मतलब 3 से 4 घंटे पाकिस्तान की, वहां से पाकिस्तान का आजाद कश्मीर जो है उसे भी वहां तक आए तो 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। वहां तक दहशतगर्द, मतलब अगर इसको सच भी मान लिया जाए कि वो पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान का आजाद कश्मीर है वहां से दाखिल हुए, 3-4 घंटे वो असला लेके घूमते रहे और 7 लाख फौज को पता ही नहीं चला, ना उनके इंटेलिजेंस को पता चला। फिर उस वाकये के 10 मिनट के अंदर अंदर 7 किलोमीटर वहां से वो पुलिस स्टेशन है जहां जाने के लिए, चूंकि पहाड़ी इलाका है, 30 मिनट लगते हैं ड्राइव। आपने भी पहाड़ी इलाकों में ड्राइव किया होगा तो वहां इतने तेजी से आप पहुंच नहीं सकते। तो वहां पर 10 मिनट के अंदर FIR हो जाती है, और प्री प्लान FIR, जैसे उस FIR को पढ़े तो आपको वाज़ेह लगता है कि पहले से तयशुदा था, ये सब कुछ लिखवाना है। इसके अलावा अब आलमी बरादरी की जहां तक बात है तो भारत में मोदी ने कल एक अहम मीटिंग की, अपने मुसल्लह अफवाज के तीनों जो सरबराहान है उनसे मीटिंग की है, और अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि इवन के इंटरनेशनल मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है
कि मोदी को ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था उनके जवाब से मुसल्लाफात की। उसकी वजह यह थी कि उन्हें ये पूछा गया उनसे कि अगर जंग की सूरत हाल या हम पहल करते हैं तो आप किस स्टेज पे खड़े हैं, तो उन्होंने वाज़े मोदी को बता दिया है कि पाकिस्तान चाहे तादाद में उनकी फौज हमसे कम हो, लेकिन वो हमसे स्ट्रेटेजी में ज्यादा बेहतर है। और जहां तक बात इक्विपमेंट की या टेक्नोलॉजी की, तो भारत और पाकिस्तान में 19-20 हम कह सकते हैं कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तादाद का फौज का फर्क हो सकता है, लेकिन जाहिर है हमारी फौज की मिसाल तो दुनिया में नहीं मिलती ना किसी भी चीज का मुकाबला करने के लिए। तो इस वक्त मोदी को अपने अंदर ही जंग का सामना है, अपने मुल्क के अंदर जंग का सामना है। उनके सोशल मीडिया पर आप देखें ना, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को वो बैन कर रहे हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को वो बैन कर रहे हैं। तो आप अपना एक प्रोपेगेंडा करके इस तरह फंस गए हैं कि अब आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। इस सिचुएशन पे मोदी इस वक्त खड़ा है, और अगर वो कुछ नहीं करता तो अपनी आवाम उन्हें काटने को दौड़ती है, और अगर वो कुछ करता है तो पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा कि इस दफा चाय वाय नहीं होगी, शायद इससे कुछ बढ़कर होगा। मतलब इस बार हम ऑफर करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि चाय की तो बड़ी तलब हो रही है भारतीयों को, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को। चाय का तड़का उनको बड़ा पसंद आया। अच्छा, मजे की बात ये कि वो पानी रोककर ये समझ रहे थे कि हम शायद पानी वाली चाय बनाते हैं, वहां इंडिया में पानी वाली चाय मिलती है, हम दूध पत्ती पिलाते हैं। वो पहली दफा पी के पागल हो गए ना। तो पिछली दफा अभिनंदन आए थे, अभी हो सकता है कोई और आए, लेकिन इस बार क्या ऑफर करने जा रहे हैं? फिर डीजीआई इश्तियाक ने भी तो इसका बड़ा खुलासा किया है कल। अच्छा, मैं आपको थोड़ा पानी बंद करने के हवाले से आपके नाज़रीन को बता सकूं, अगर तो 1960 का जो सिंतास मुआहदा है, ये इसकी गारंटर जो है वो ज़ाहिर वो वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड बैंक की मर्जी या पूछे बगैर या सालिस के वो दरमियान में बिठाए बगैर आप खुद साफ्ता फैसला या तरफा कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये फैसला कर भी लें कि हम पानी बंद कर रहे हैं, तो पानी बंद करके करेंगे क्या, कहाँ ले जाएंगे पानी को? अगर इंडिया आज ये फैसला करता है कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक लूंगा, तो उसे अगले डैम बनाने में 5 से 7 साल मजीद लगेंगे, जब तक वो पानी नहीं रोक सकता है। ये टेक्निकल मैं आपको बता रहा हूँ। जमानी जमा खर्च जो इंडिया करता रहे वो करता रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो पानी बंद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा बयानिया था, वो चाहे हमारी पाक फौज का बयानिया हो, हुकूमत का बयानिया हो, रियासत का बयानिया हो, सबसे बेहतरीन जो बात की गई है हुकूमत की तरफ से, जिसकी वजह से नॉकआउट कर दिया गया है, जो मैं कहूँ कि भारत को लाजवाब कर दिया गया है, वो ये है कि आप आलमी सतह पर किसी से भी पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी करवा लें, तहकीकात करवा लें, जो भी वो साबित कर दें हमें मंजूर होगा। ये वो सबूत तो वहां से दिए नहीं जा रहे ना कोई, ये वो पॉइंट था। और आज कितने दिन हो चुके हैं पहलगाम वाक़े को? आज आप देख लें 8 से 9 दिन हो गए ना। आज एक भी सबूत भारत की जानिब से पाकिस्तान के लिए, ये चले अपने मीडिया पे बता दें, एक भी सिंगल एविडेंस, नथिंग, कोई प्रूव नहीं कर पाए। तो ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और ये क्यों किया गया? जाहिर है ये इलेक्शन के लिए मोदी ने किया। इवन के मैं जैसे आपको बता चुका कि उनके ऑपोजिशन उनके साथ नहीं है, उनके लोग उनके साथ नहीं है, और जो कश्मीरी अवाम है वो तो जाहिर है कभी उनके साथ रहे ही नहीं। बहरहाल ये तो अभी वहां पर ब्रीफिंग भी जब दे रहे थे बैठे हुए, उनकी आर्मी भी कुछ सवालों के जवाब नहीं दे सकी। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस इरफान भाई। और हम जरा सा जो है वो इस पर भी गौर करेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से बड़ा भरपूर जवाब दिया गया, और ये बड़ा जबरदस्त एक जुमला था कि जंग का मुकाम और शुरू आप करेंगे, खत्म कैसे करनी है, उसको कहाँ लेके जाना है वो हम बताएंगे। डीजीआई इश्तियाक ने भी उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से टेकअप किया। अब ये जंग होती है नहीं होती है, लेकिन हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, कल पता चला कि वो सारे रेडी हैं, ऑन बोर्ड हैं, और जितने भी टैंक्स हैं वो मूव कर दिए गए। हम लोगों ने बाहर भगाया ना, उनके भी तो 4 जहाज फरार हो गए ना वापस यहाँ से आकर। बिल्कुल ऐसे ही वो तो फरार हो गए, लेकिन हम फरार नहीं हो गए। हम 12 बजे तक आपके साथ रहेंगे। हम छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं और अफशीन जो है वो कुछ और चीजों के ऊपर भी डिस्कशन करने जा रहे हैं, और आज कौन सा खास दिन है वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, स्टे विद अस।